आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। तो वहाँ का जो कल्चर है उसमें इक्वालिटी, फ्रीडम और इस चीज़ों को जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उनमें कोई आस्था नहीं है। पर हम देखते हैं कि जो अफगानिस्तान में हुआ ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है और इसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन एक बार फिर दिल्ली अपडेट में आपका स्वागत है। और आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं सत्यवादी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मल जिंदल से। और आज का हमारा जो एपिसोड है ख़ास तौर से बहुत स्पेशल रहने वाला है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छात्र हैं, जिनका संबंध जियो पॉलिटिक्स से है। ये उनके लिए भी बहुत अहम एपिसोड होने वाला है। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मैडम आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम आज चर्चा करेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, तालिबान का जो नया स्वरूप निकल के सामने आया, उस पर जो कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पटल पर, तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे देखते हैं, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल रहेगी, उसका क्या स्वरूप रहेगा या क्या फ्यूचर है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाते हैं, बड़ा पैराडॉक्स है बिकॉज वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे टू रिव्यू, टू सी द स्टेटस ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड और लोगों को अवेयर करने के लिए लोकतंत्र के बारे में, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है लोगों की सरकार, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के प्रतिनिधि चुन के सरकार बनाएं, लोगों के हित के लिए काम करें। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। और ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी आर क्लोजली कनेक्टेड। ह्यूमन राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, वुमेन राइट, इक्वालिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डेमोक्रेसी में हैं। पर हम देखते हैं कि ये चीज़ें अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की सरकार आई है उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट दिस वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी। वो समझते हैं इट इज़ एंटीथेटिकल टू देयर आइडियोलॉजी, क्योंकि वो चाहते हैं जो उनका कल्चर है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, वो पॉलिटिकल जो राजनीति है उसका वो बेसिस उसके ऊपर निर्धारित हो। और आप देखते हैं कि उन्होंने शरिया लॉ के हिसाब से ही उनकी राजनीति चलेगी। वुमेन को कोई राइट नहीं है। जो वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते थे, रिफॉर्म्स की बात करते थे, वुमेन एजुकेशन की भी बात करते थे, कहा जाता है कि जब वुमेन को एजुकेट करते थे, अगर मेल टीचर होता था तो उसको दूसरे कमरे में बैठ के पढ़ाना पड़ता था, और वर्चुअली जो स्टूडेंट्स थे, वुमेन स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, दे यूज्ड टू सिट इन द अदर रूम। तो वहाँ का जो कल्चर है उसमें इक्वालिटी, फ्रीडम और इस चीज़ों को जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उनमें कोई आस्था नहीं है। और आप देखते हैं कि जिस तरीके से सरकार बनी, वायलेंस, ब्लडशेड, टेररिस्ट अटैक्स की, लोगों को, कम्युनिटी को दबा दिया गया। जितने भी प्रोटेस्टर्स थे सब तो नहीं चाहते थे ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है तो अपनी सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए लोकतंत्र में। पर हम देखते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में हुआ ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है और इसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैडम, लेकिन विश्व के किसी भी देश ने इस बात का विरोध ही नहीं जताया। और मेनली अगर हम बात करते हैं यूएनओ की, तो यूएनओ का बहुत बड़ा फेलियर रहा है। बैक टू बैक दो चीज़ें में हमने देखा। इंटरनेशनल क्राइसिस के अंदर जो पैंडेमिक आया उसमें भी यूएन का बहुत नेगेटिव रोल रहा, मतलब एक बैकफुट पे नज़र आया। और अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर भी यूएन का कहीं हमें साफ रोल नहीं दिखा। हाँ, ये आप देखते हैं कि जो यूएनओ जब बना था उस टाइम इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज वर डिफरेंट, द एनवायरनमेंट वाज डिफरेंट, पावर इक्वेशंस वर डिफरेंट। अभी जो हालात हैं, जो हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स है, फॉर इंस्टेंस टेररिज्म इज़ द मोस्ट डेंजरस थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी।
एंड इट इज़ अ हिडन एंड सीक्रेट वॉरफेयर। अभी तालिबानी कह रहे हैं कि हम किसी देश को तंग नहीं करेंगे, हम अफ़गानिस्तान में टेररिज्म का कोई भी एक्टिविटी को अलाउ नहीं करेंगे, बट देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन व्हाट दे से एंड व्हाट दे डू। आप देखते हैं कि सारे के सारी सरकार में अगर आप देखें तो दे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट के लोग जो हैं उसमें हैं। ISI जो है उनको सपोर्ट कर रही है। इनके 6 मिनिस्टर्स तो पाकिस्तान में पढ़ते थे। पाकिस्तान के हस्तक्षेप से या उनके सपोर्ट से ही तो सरकार बनी है। तो आप देखते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा मॉन्यूमेंटल बनियन बुद्धा को जिसने गिराया उसको आप प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, या उनके जो होम मिनिस्टर जो बनाए गए हैं, गृह सिक्योरिटी का जिसको दायित्व दिया गया है, उसने इंडियन एम्बेसी को अटैक किया था। तो ये जो चीज़ें हैं इससे सबसे पता चलता है कि जो ये थ्रेट है, और 20 साल तक अमेरिका भी इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाया। तो UNO का जो रोल है, यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तान है इसका चाइना जो है इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस टाइम में 20 सालों में जब व्हेन US वाज बिजी इन फाइटिंग वॉर इन दीज एरियाज, उस टाइम चाइना हैज़ यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। सारा उसने अपना इकोनॉमी डेवलप किया, अपना इन्फ्लुएंस पूरे अफ्रो एशियन कंट्रीज़ में बढ़ाया। तो नंबर ऑफ नेशंस ऑफ सपोर्टिंग चाइना आर मच मोर। तो जो चाइना है वो UNO की पूरी फंक्शनिंग को प्रभावित करता है, क्योंकि परमानेंट मेंबर है और सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो इस्तेमाल कर सकता है। तो फंक्शनिंग तो तब होगी UNO की अगर उसमें जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इसीलिए उसको बदलना, उसको रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है अगर इसको फंक्शनल करना है। या तो नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, या फिर दूसरे नए देशों को डालना पड़ेगा, लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को डालना पड़ेगा जो कि टेररिज्म के खिलाफ है या टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं। और दूसरे और जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, जैसे हेल्थ इज़ अ प्रॉब्लम, हेल्थ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम विच द एंटायर वर्ल्ड इज़ फेसिंग, पर UNO की तरफ से WHO में जैसे फंक्शन किया गया, चाइना के इन्फ्लुएंस में पूरा का पूरा फंक्शनिंग था। तो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि जो UNO है इसके रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन देशों को लीड लेनी होगी जो बिल्कुल ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स को सपोर्ट करते हैं। मैडम, जो अफ़गानिस्तान के अंदर हालात उपजे हैं, नो डाउट इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो सिक्योरिटी बजट है वो बढ़ेगा, और इस पूरे एस्पेक्ट्स को इंडिया के भारत को किस तरीके से इस पूरे सिनारियो पर नज़र रखनी होगी। भारत की जियोपॉलिटिक्स के अंदर, भारत की जो स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, जो भारत है, ऑफ कोर्स अगर टेररिज्म आया है अफ़गानिस्तान में, और चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो दोनों अफ़गानिस्तान के साथ, इफ़ देयर इज़ अ नेक्सस बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, तो टेररिज्म को पूरा सपोर्ट मिलेगा, और इससे भारत के लिए तो संकट बढ़ेगा ही। पर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी के ऊपर आने वाले टाइम में ज़रूर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। पर एट द सेम टाइम जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हम वो इंडिया नहीं है कि बैठ के टेररिज्म का तमाशा देखेंगे। उरी और पुलवामा के बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक सिग्नल गया है कि इंडिया विल लीड, इफ एनी टेररिस्ट अटैक इंडिया, देयर कैन बी सर्जिकल स्ट्राइक्स अगेंस्ट दोज टेररिस्ट फोर्सेस, क्योंकि दिस इज़ अ हिडन, वो डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हमने किया या जो भी किया है, तो इंडिया विल नॉट सिट क्वाइट। तो इंडिया भी वो इंडिया नहीं है, और इसके साथ ही जो तालिबान है वो पहले वाला तालिबान नहीं होगा, क्योंकि आप देखते हैं कश्मीर में जब से हमने 370 को एलिमिनेट किया है और वहाँ पे चेंजेस आए हैं, तो वहाँ पर कैजुअलिटी रेट और टेररिज्म कम हुआ है। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो भी चेंज हुई है टू डील विद टेररिज्म। तो इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, हमारा फंडिंग भी, पर हमको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ये जो इजरायली स्ट्रैटेजी है या दूसरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वी हैव टू शो दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर कंट्री, वी कैन सिक्योर अवर कंट्री। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हार्म होती हैं, बिकॉज टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन यू हैव टू इंट्रोड्यूस सर्टेन स्ट्रिंजेंट लॉज, एंड समटाइम्स यू हैव टू गेट इनटू सच परचेजिंग सच इक्विपमेंट्स। ऐसी चीज़ें आपको ट्रेनिंग ऐसी देनी होती है, प्रेपरेशंस करनी पड़ती हैं, तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। बट इफ थ्रेट to security has to be dealt with, then India has to prepare itself to deal with it. मैडम, जैसे अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि 20 सालों तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर रूल आउट किया, ठीक है, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्डअप किया कि जिससे कि उन लोगों को भी हम डेमोक्रेसी की ओर ले जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स अफ़गानिस्तान में था, तो
ऑफ कोर्स इट फेल टू डू सोशल इंजीनियरिंग। जो ह्यूमन कैपिटल जो ट्रांसफॉर्म हो सकती थी एजुकेशन से, पर हम देखते हैं कि उनका कल्चर जो है वो कितना डिफरेंट है। और इंडिया ने तो कोशिश की थी, बिकॉज इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड हैविली इन अफगानिस्तान, और वो चाहता था, उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोली, हाईवे बनाए, रोड बनाए, विलेजेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, उनके एनर्जी जो सोलर एनर्जी और या वाटर हार्वेस्टिंग विलेजेस में। तो इंडिया चाहता था कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आए, लोग अच्छे हों, अगर पढ़ेंगे लोग और उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी तभी वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल चेंज होने से ही सब कुछ होगा। पर अमेरिका कहाँ उलझ गया? एक काउंटर इंसर्जेंसी में, क्योंकि वहाँ पर देयर आर सो मेनी एथनिक ग्रुप्स इन अफगानिस्तान, दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, दे वर यूजिंग सो मच ऑफ वायलेंस। जो यूएस सपोर्टेड गवर्नमेंट थी या जो भी जिसको अमेरिका एंटी टेररिस्ट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना के रखना चाहता था, उसके खिलाफ इतने प्रोटेस्ट। फिर इसके साथ साथ जो लोगों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली भावना, दे डिड नॉट लाइक द फॉरेन ट्रूप्स ऑक्यूपेशन इन अफगानिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो अमेरिका कुड नॉट बिल्ड democratic institutions or could not develop or it could not help in development of economy of Afghanistan. Afghanistan में इतने, it has almost 8 rare earth metals worth trillions of dollars. अमेरिका उन सबको नहीं यूटिलाइज कर पाया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि उसका फोकस जो था वो काउंटर इंसर्जेंसी, फ़ौजें को ट्रेन करना, वेपनरी और जितनी भी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट सर्वेलेंस के लिए या उन सब चीज़ों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उस तक वो कन्फाइन होकर रह गया। उसने कुछ कोशिश की, बट देन दैट वाज नॉट इनफ टू चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी कुड नॉट टेक प्लेस। तो उसको जो भी यूएसए करना चाहता था, दैट अपीयर टू बी लाइक यूएस हेगमनिक एजेंडा, कि अमेरिका हमको दबाना चाहता है, हमारे ऊपर हेगमनी लगाना चाहता है, अपना दबदबा बनाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। तो एक तरीके की लड़ाई ही चलती रही 20 साल तक। तो यही कारण है कि यूएसए कुड नॉट डेमोक्रेटाइज अफगानिस्तान, और एंड इट एंडेड, एंड that's why USA failed to finish terrorism in Afghanistan, and I think that even if we had stayed there for 20 years more, it would not have been able to do that without changing the society, without changing the social values, without changing the human capital. वो सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं अगर आपको सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है। एक आखिरी सवाल मैम, अब जो हालात बदले हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, तो जो कुछ हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, अब किस तरह का जो विश्व है, वो किस तरह का विश्व हमें देखने को मिलेगा? देखिए, 2 व्यू पॉइंट है। एक तो लोगों को बड़ी इनसिक्योरिटी है कि अब टेररिज्म दोबारा बढ़ेगा, अलकायदा भी वापस आएगा, और ये सारी टेररिस्ट जो पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देगा, इंडिया के ख़िलाफ़ भी चीज़ें इस्तेमाल करेगा, और ये सब है। बट इंडिया इज़ हैविंग अ वेरी बैलेंस्ड पॉलिसी। दे वुड लाइक टू हैव अ पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट विद अफ़गानिस्तान, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, और वो चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान को बिल्कुल पाकिस्तान और चाइना के सहारे ना छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर उनको डेवलपमेंट में, एजुकेशन और उन चीज़ों में हेल्प की जाए। पर एक व्यू पॉइंट और भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो यूएसए ने विड्रॉ किया है, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक एक्शन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ये नहीं है कि अमेरिका हार गया और चला गया है और ये सब कर दिया। लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी है कि कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतना वायलेंस हो रहा है, इतना ह्यूमन राइट्स लोगों के हनन हो रहे हैं, औरतों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, पर अमेरिका को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। पर ये कहा जाता है, ये व्यू पॉइंट है कि इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक एक्शन। अमेरिका चाहता है कि, अब पता है कि अमेरिका ने विड्रॉ किया, सो वेयर एवर अमेरिका विड्रॉज इज़ अ पावर वैक्यूम, चाइना विल स्टेप इन। और अमेरिका चाहता है, बिकॉज इट इज़ अफगानिस्तान इज़ प्रोजेक्टेड एज अ ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। कभी भी आज तक यहाँ पर किसी देश ने वॉर नहीं जीती है। रशिया यहाँ पर 10 साल तक लड़ता रहा, बिल्कुल हार के निकला। एक सुपर पावर था, कोल्ड वॉर से ही विड्रॉ कर गया। यूनाइटेड स्टेट्स 20 ईयर्स तक यहाँ लड़ता रहा। एक यूनिपोलर पावर था। अफ़गानिस्तान से भी बदतर हालत हुई है। देखिए, अफ़गानिस्तान में अमेरिका जो था एक सुपर पावर तो रहा ना, चाहे उसका पावर डिक्लाइन हुआ, देतांत किया। यहाँ यूनिपोलैरिटी से, इसके यहाँ पर रहने से इसकी इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट हुआ, और इसकी जो यूनिपोलर पोजीशन थी वो लूज़ हो गई। तो वो कहते हैं कि जब चाइना आएगा,
चाइना विल गेट एंगेज्ड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी चाहता है कि चाइना आए और हमें डेवलप करे, और चाइना भी चाहता है कि वो जो उसके 8 रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करेगा। बट वी कैन नॉट से व्हाट्स गोना हैपन। सो इट इज़ व्यूड दैट एज चाइना विल गेट एंगेज्ड दे विल ऑल्सो बी अ डिक्लाइनिंग पावर, बिकॉज जो भी जाता है अफगानिस्तान में उसका हश्र क्या होता है ये पूरा वर्ल्ड देख चुका है कि बड़ी बड़ी महाशक्तियों का हश्र क्या हुआ था। तो द डे पीपल आर वेटिंग फॉर द डे व्हेन चाइना आल्सो गेट्स डिक्लाइंड, क्योंकि अभी ये है कि चाइना अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है, और इट इज़ बिलीव्ड by 2049 China wants to emerge as an unchallenged world leader। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना ऐसा बने। तो ऐसा कहते हैं कि देखने आने वाले टाइम में पता चलेगा दैट व्हाट टर्न द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टेक। और थियरीज, बड़ी बड़ी थियरीज फेल हो जाती हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या टर्न लेती है पता ही नहीं चलता। आज तक जितनी भी थियरीज थी 1980s तक किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कोल्ड वॉर से ऐसे यूएसएसआर हट जाएगा। किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ग्लोबलाइजेशन जो है डीग्लोबलाइजेशन की शेप ऐसे ले लेगा, मल्टीलेटरलिज्म होगा। कोई नहीं जानता कि आगे आने वाले टाइम में चाइना डिक्लाइनिंग पावर होगा या फिर कोल्ड वॉर होगी, क्या होगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट पीपल आर गिविंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, बट एट द मोमेंट आई थिंक जैसा जैसा लोगों को इनसिक्योरिटी है उसके लिए उनको तैयार रहना होगा। और जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं, जैसे हमने क्वाड में चाइना को काउंटर करने के लिए करा है, इसी तरीके से जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ टेकिंग अ लीड और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को कहते हैं कि हमें ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए टेररिज्म की तरफ। तो अगर वर्ल्ड कम्युनिटी मेजर लीडर्स जॉइन हैंड्स कि हाँ उनको पनिश किया जाएगा, उन कंट्रीज़ के खिलाफ सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जो सपोर्ट भी करेंगे उनके खिलाफ भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और ये सब, और अगर साथ साथ डेमोक्रेटिक सोसाइटी को क्रिएट किया जाएगा, लोगों को एजुकेट किया जाएगा, वो भी होगा। पर कैसे होगा, क्योंकि अभी उनका कल्चर के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पर, जिहाद के नाम पर अगर कुछ फोर्सेस कम्युनिटीज़ को दबाती रहेंगी, कंट्रोल करती रहेंगी, उनकी वॉइस ही नहीं होगी, तो डेमोक्रेसी में वो कैसे रोल प्ले करेंगी ये कहना मुश्किल है। तो अभी एक तरीके का, एक तरफ ऐसा लग रहा है कि एक कैंप कह रहा है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा थ्रेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से है वो फ्रॉम दिस टेररिस्ट आउटफिट्स हु आर कंट्रोलिंग the political power in different countries. So I think that we still have to see what turn the international politics takes in future. तो ये थी आज की हमारी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो हलचल हुई है उसके ऊपर, और हम इस पूरे मुद्दे पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। अगर कोई भी अभी हालिया में कोई निकट भविष्य में किसी तरह का चेंजेस नज़र आता है तो एक बार फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।